का नॉर्मलिटी जो होता है तुरंत एबनॉर्मलिटी में बदल जाता है। तो आज का जो चैप्टर है वो फैक्टर ऑफ एबनॉर्मलिटी, इंसान का नॉर्मलिटी एबनॉर्मलिटी में तुरंत ही बदल सकता है। तो आज का जो चैप्टर है वो यही है, फैक्टर ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल फैक्टर ऑफ एबनॉर्मलिटी, साइकोलॉजिकल फैक्टर ऑफ एबनॉर्मलिटी और सोशियो कल्चरल फैक्टर ऑफ एबनॉर्मलिटी। बायोलॉजिकल फैक्टर में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल हैंडीकैपिंग। जो बच्चे फिजिकल रूप से हैंडीकैप्ड होते हैं वो उनका मन मस्तिष्क जो ब्रेन है वो तो काफ़ी बहुत अच्छे तरह से काम करता है, लेकिन जो हमारा जो समाज है वो इनका इतना मजाक उड़ाता है कि उनका जो बिहेवियर है वो नॉर्मल से एबनॉर्मल होने में उनको टाइम नहीं लगता है, तुरंत वो नॉर्मल से एबनॉर्मल में चेंज हो जाता है। जैसे जो फिजिकल हैंडीकैप बच्चे हैं उनका जो है, उनको स्कूल में जो जब वो छोटे रहते हैं तो उनका जो स्कूल में नॉर्मल स्कूल में उनका एडमिशन नहीं हो सकता, क्योंकि नॉर्मल स्कूल में जो बच्चे हैं वो उनका मजाक उड़ा सकते हैं। उनका अगर जो फिजिकल रूप से हैंडीकैप्ड है, उनका अगर नेत्रहीन है या कान से थोड़ा कम सुनाई दे रहा है फिर या फिर उनके हाथ में कोई प्रॉब्लम है, उनका पैर नहीं है, पैर में पोलियो है, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, तो उनका नॉर्मल बच्चे मजाक उड़ा सकते हैं या फिर उनको बुरी नज़र से देख सकते हैं, या फिर उनको बच्चे हैं वो कंफ्यूज भी हो सकते हैं, कंफ्यूज होकर भी उनसे बहुत तरह तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ऐसे में इन बच्चों के लिए जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है वो उनको पढ़ाने में भी असुविधा होता है। वो नॉर्मल बच्चों के साथ रह के जो टीचर है वो भी परेशानी का कुछ सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो जो बच्चे होते हैं वो तुरंत नहीं, उनका ब्रेन तो अच्छे से काम कर रहा है लेकिन वो फिजिकली चैलेंज्ड है, तो वो जल्दी से फास्ट लिख नहीं पाएंगे, या फिर देर से उनको सुनाई देगा। अगर आँख में कोई प्रॉब्लम है तो उनको बोर्ड से जो पढ़ाई हो रहा है वो उनको नहीं दिखाई देगा, जो टीचर पढ़ा रही है वो उनको सुनाई समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे में इन बच्चों के लिए एक स्पेशल स्कूल होता है। तो चूंकि ये बच्चों का ब्रेन तो अच्छे से काम कर रहा है लेकिन ये फिजिकली रूप से चैलेंज्ड है, तो इनके मन में एक ऐसा इच्छा आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इनके साथ ही भेदभाव क्यों हो रहा है। इनमें अगर वो फिजिकली अपंग है, फिजिकली रूप से चैलेंज्ड है, तो इनमें इनका तो कोई कसूर नहीं है, भगवान इनको ही ऐसा क्यों बनाया है कि समाज में इनको, इनका जो पढ़ाई है वो नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं हो रहा है। उनके फ्रेंड्स अगर दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं और उनको स्पेशल एजुकेशन दिया जा रहा है, तो उनके मन में बहुत तरह तरह की फीलिंग आ सकते हैं, जिससे वो नॉर्मल से एबनॉर्मल बिहेवियर में वो चेंज हो सकता है। दूसरा, जो फिजिकली रूप से जो चैलेंज्ड होते हैं उनको अगर वो बड़े होते हैं जब, फिर वो कोई कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में जाते हैं, एग्ज़ाम जो देते हैं उसमें भी उनको रिजर्वेशन मिलता है। तो गवर्नमेंट जो होता है वो तो उनके भलाई के लिए ही करता है कि फिजिकली रूप से आप चैलेंज्ड हैं तो आपको कुछ कुछ विशेष छूट दिया जाएगा, जिससे आप आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट है जो फिजिकली रूप से चैलेंज है इसको तो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनको नौकरी में सुविधा होगा, उनको इंटरव्यू में सुविधा दिया जाएगा, उनको क्वेश्चन पेपर थोड़ा मार्क्स उनका कम में ही उनको अच्छा स्कोर मिल जाएगा, अगर वो कम मार्क्स लाते हैं तो ही उनको पास कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे कुछ बच्चे तो इसमें खुश हैं जो फिजिकली रूप से चैलेंज है, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं फिर यहाँ भी वो क्वेश्चन करते हैं कि उनके साथ क्यों भेदभाव हो रहा है। वो भी, उनका ब्रेन तो काफ़ी अच्छा रूप से काम कर रहा है लेकिन वो इस लाचारी को, जो फिजिकली रूप से चैलेंज है उस लाचारी के चलते उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है उससे उनके ब्रेन पे असर होता है और धीरे धीरे करके नॉर्मल बिहेवियर जो होता है उनका एबनॉर्मलिटी में चेंज हो जाता है। दूसरा जो होता है जेनेटिकल प्रॉब्लम। अगर बच्चा जो होता है, अगर उसके मम्मी पापा अगर दोनों अगर स्वस्थ है मेंटली और फिजिकली, तो बच्चा स्वस्थ जन्म लेता है। लेकिन मम्मी पापा में से कोई भी अगर मेंटली या फिजिकली कोई भी अपंग है, मतलब उनको कोई चैलेंज है, डिजेबल है कोई, या फिर ननिहाल, बच्चे का जो ननिहाल हुआ या फिर दादीहाल हुआ उसमें कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम है, तो बच्चे में भी वो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। तो ऐसे भी तुरंत ऐसे इसमें भी जो बिहेवियर होता है नॉर्मल बिहेवियर से एबनॉर्मल बिहेवियर में तुरंत चेंज हो जाता है। तीसरा, जो बच्चों को अगर आप देखे होंगे कि कुपोषण है, तो कुपोषण वाला जो बच्चा होता है उसका भी जो व्यवहार होता है नॉर्मल से एबनॉर्मलिटी की तरफ बढ़ते जाता है। हम लोग बायोलॉजिकल फैक्टर ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर पढ़े, अभी हम लोग देखेंगे साइकोलॉजिकल फैक्टर ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर में सबसे पहले जो आता है मातृत्व वंचन।
मतलब जो अपनी मम्मी से जो दूर होते हैं बच्चे, अगर बच्चा जब जन्म लिया माँ से किसी भी कारण से दूर हो गया, अगर उसको उसकी बुआ रख ली या फिर मौसी रख ली या फिर दादी दादा रख लिए या फिर नाना नानी रख लिए, तो वो जो बच्चे होते हैं वो दूसरे बच्चों जो अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं, उनके उनके अपेक्षा वो जो बच्चे अपने किसी और रिश्तेदार के साथ रह रहे हैं उनमें जो होता है सांवेगिक असंतुलन होता है, मतलब असंतुलन होता है। उनका जो इमोशन होता है वो बैलेंस नहीं रहेगा। वो बात बात पर गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, चिड़चिड़ा जाएंगे। फिर जैसे अगर ये नॉर्मल सा बात है कि अगर कोई बच्चा अपने चाचा चाची के साथ रह रहा है या फिर अपने दादा दादी के साथ रह रहा है या फिर मौसी मौसा के साथ रह रहा है, तो जो मौसी के बच्चे या फिर जो चाची के बच्चे या फिर तो उनके साथ रह रहे, तो जाहिर सा बात है कि वो जो बच्चे हैं वो अपने माँ से तो दूर है, तो देख रहे हैं कि जो मेरे मौसी का बेटा है उसकी उसकी मम्मी बहुत अच्छा अच्छा नाश्ता बना के दे रही है, या फिर उसकी जो चाची है वो अपने बेटा बेटी को बहुत अच्छे से परवरिश कर रही है, हमेशा ड्रेस दे रही है, अच्छा अच्छा खाना बना के खिला रही है, उसके हर स्कूल में भी कोई भी प्रोग्राम हो रहा है उसमें जा रही है। और ये जो बच्चा है वो कुछ बोलेगा नहीं, दूर से ही एब्जॉर्ब करते रहेगा कि उसके साथ साथ तो गलत व्यवहार हो रहा है, उसकी माँ तो उसके पास नहीं है, उसकी हर छोटी से छोटी खुशी खुशी में उसके साथ नहीं है, भले ही उसको पैसे की कोई कमी नहीं हो रही है, उसको रोटी भी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है, उसको कपड़ा भी मिल रहा है, लेकिन उसकी जो माँ, जो दूसरे बच्चों की माँ उसको हर समय हर खुशी दे पा रही है, छोटा से छोटा बात पे उसका ख्याल रख रही है, तो ये बच्चा का तो ख्याल नहीं रखा रहा है। तो ये बच्चा जैसे ही 13-14 साल का होगा तो इसका इमोशन ब्रेक हो जाएगा, वो बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा, वो दूसरे इंट्रोवर्ट टाइप का हो जाएगा, उसको बात बात पर गुस्सा आएगा, यहाँ तक कि कभी कभी लड़ाई झगड़ा का भी नौबत आ जाएगा कि उसका हर जगह से कंप्लेन आने लगेगा। तो जो बच्चे माँ बाप से दूर रहते, जो माँ के ममता से दूर रहते, तो वो काफ़ी इमोशनली वो टूट जाते हैं, और 17-18 वर्ष के आयु तक होते होते वो एबनॉर्मलिटी बिहेवियर भी करने लगते हैं। और ये बच्चों का जो लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम कभी कभी देखने को मिलता है। और इसमें जो होता है अगर बहुत ज़्यादा ये बढ़ जाता है तो ये जो बच्चे होते हैं इनमें साइकोसिस की मात्रा, शिजोफ्रेनिया और भी बहुत सारा कैरेक्टर से भी रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं, क्योंकि जो माँ होती है और बच्चों का जो खुशी में खुश होती है, दुख में दुख होती है, उसको छोटे से बड़े चीज़ में सलाह देती है कि ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है। लेकिन दादा दादी चाचा चाची मौसी बुआ जिसके पास भी बच्चे, वो उनको सिर्फ खुशी देने का कोशिश करेंगे या फिर उनको डांटेंगे नहीं कि अपनी माँ से दूर है, तो उसमें वो हीनता आने लगता है। वो तो इसलिए बच्चे जो होते हैं नॉर्मल से एबनॉर्मल की तरफ जाने लगते हैं। दूसरा जो साइकोलॉजिकल फैक्टर ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर है, इसमें जो होता है प्रारंभिक जीवन के मानसिक आघात, मतलब अगर छोटे बच्चे हैं, अगर वो अपने मम्मी पापा के साथ जा रहे हैं कहीं और उस मम्मी या पापा का कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया जिसमें पापा को बहुत तेज चोट आ गया या मम्मी या पापा में से किसी का डेथ हो गया, तो बच्चा काफ़ी डर जाता है। या फिर और भी ऐसा बहुत सारा कारण है, मम्मी पापा का जो ब्रेकअप हो गया, मम्मी पापा का डाइवोर्स हो गया, जो कि आजकल का बहुत कॉमन चीज़ है, तो सेपरेशन हो गया, तो इसमें बच्चा क्या होता है कि मम्मी पापा के बीच में झगड़ा देखते हैं, काफ़ी रोना देखते हैं, चिखम चिल्ली देखते हैं, हर छोटा छोटा बात पे माँ चिल्ला रही है, हर छोटा छोटा बात पे पिता चिल्ला रहे हैं, तो बच्चा काफ़ी मानसिक रूप से आघात उसमें होता है। वो बच्चा बहुत बचपन में ही डर जाता है, घबरा जाता है, भयभीत हो जाता है, और उसका जो बिहेवियर होता है वो नॉर्मलिटी से एबनॉर्मलिटी की तरफ चला जाता है। जो तीसरा होता है वो होता है ओवर प्रोटेक्शन। ओवर प्रोटेक्शन किसी भी चीज़ के लिए ख़राब होता है। अगर बच्चा को बहुत ज़्यादा माता पिता जो है मतलब बहुत ज़्यादा केयर करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्शन देने लगते हैं कि बाहर मत जाओ, धूप में शरीर जो है वो काला हो जाएगा, सर दर्द करने लगेगा, ज़मीन पे जो छोटा बच्चा है उसको ज़मीन पे खेलने नहीं देगा कि धूल मिट्टी लग जाएगा, या फिर हर उसको अगर दुश्मन उसका कोई भी दोस्त है तो हर दोस्त से मिलने नहीं देगा कि दोस्त तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी कर सकता है। तो हर छोटा छोटा चीज़ पे उसको टोकेगा, जिससे बच्चा क्या होगा, वो बचपन में तो उसको अच्छा लगेगा कि मेरा हर फुलफिल हो जाता है, हर इच्छा का तुरंत भरपाई हो जा रहा है, मम्मी पापा हर चीज़ तुरंत दे दे रहे हैं, हाथों हाथ दे दे रहे हैं, किसी भी चीज़ से लड़ने नहीं दे रहे हैं, किसी भी चीज़ से
सामना करने नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये जो ओवर प्रोटेक्शन माता पिता जो देते हैं, इससे बाद में बच्चा जो होता है नॉर्मल से एबनॉर्मल बिहेवियर की तरफ चला जाता है। और इसी का जस्ट कॉन्ट्रास्ट होता है बहुत ज़्यादा ओवर डिसिप्लिन। इसमें माता पिता क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन के बीच में बच्चों को रखते हैं। अगर तुम्हारा हेयर लॉन्ग है तो उसको तुरंत शॉर्ट कर दो, थोड़ा भी मतलब अपने फिजिक पर उसको ध्यान नहीं देने देते कि नहीं तुम बच्चे हो, तुमको ये सब पे ध्यान ही नहीं देना है, तुम्हारा ये ड्रेस है तुमको यही पहनना है। अगर सुबह 5 बजे उठना है तो 5:10 पे भी उठ जाएगा तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। शाम में बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं खेलना है, खेलने से तुम्हारा पढ़ाई डिस्टर्ब होगा। तो हर छोटा छोटा भी चीज़ पे जो मम्मी पापा या दादा दादी खराब नियत से उसको नहीं समझाएंगे करेंगे उसके साथ। वो तो सोचेंगे कि मेरा बच्चा अगर बहुत ज़्यादा अनुशासन में रहेगा तो बड़े होकर के बहुत ज़्यादा अनुशासित रहेगा, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहेगा और अपने जीवन का सभी चीज़ को अच्छे से हासिल कर लेगा। लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर डिसिप्लिन भी बच्चे को नॉर्मल से एबनॉर्मलिटी के तरफ प्रेशर करता है, भेज देता है। तो ये था साइकोलॉजिकल फैक्टर ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। अभी हम लोग पढ़ेंगे सोशल इकोनॉमिकल जो होता है वो फैक्टर ऑफ सोशल फैक्टर ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। तो सोशल फैक्टर ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर में ये भी बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है कि आज का जो हमारा समाज है इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को पैसे कमाने का जुनून होता है। पैसा कमाएंगे, अगर सोचते हैं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है तभी हम हर कुछ हासिल कर सकते हैं, अपने बच्चों को ला करके दे सकते हैं और मेरा जो बच्चा है वो समाज का हर बुलंदी को छू सकता है। इसके लिए मम्मी और पापा दोनों ही बाहर कमाने चले जाते हैं और बच्चा घर पे अकेले रहता है। अकेले रहने से वो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मलिटी का भी काम कर सकता है। दूसरा, जो मम्मी पापा अगर छोटा बच्चा है तो केयर टेकर रख देते हैं, उसके लिए नैनी रख देते हैं, तो वो नहीं सीख पाता है जो उसके मम्मी पापा उसको सिखाते। अपने मम्मी पापा या दादा दादी से जो बच्चा सीखता है वो नैनी या केयर टेकर से वो नहीं सीख पाता है आचरण, अच्छा आचरण। दूसरा, अगर मम्मी पापा अगर कमाने चले गए हैं तो उसको बहुत सारा एक्टिविटी में इंगेज कर देते हैं, उसको बहुत सारा एक्टिविटी देने से भी बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, थक जाता है। और दूसरा, अगर मम्मी पापा दिन भर का पैसा कमाने गए हैं तो भी उनमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा कि कैसे पैसा कमाएं। तो ये सबसे भी बहुत ज़्यादा जो होता है मम्मी पापा जो पेरेंट्स और बच्चे दोनों में नॉर्मलिटी से एबनॉर्मलिटी की तरफ वो आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरा जो है सोशल फैक्टर ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर में, आजकल जो हमारा समाज है टोटली एआई पे डिपेंडेंट होते जा रहा है। हम लोग को कुछ भी चीज़ करना रहता है, चैट जीपीटी या फिर और भी बहुत सारे प्रॉम्प्ट है, उस पर हम लोग जाने लगते हैं। अगर हम पहले जो कोई भी काम अपने ब्रेन का यूज़ करके करते थे, अभी हम लोग बस एक टेक्स्ट करते हैं, एक मैसेज करते हैं, उधर से चैट जीपीटी का आंसर आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा एआई पे भी डिपेंडेंट रहने से हम एबनॉर्मलिटी की तरफ जाने लगते हैं। अगर हमारे ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन है तो पहले हम अपने से अपना दिमाग लगाते थे, ग्रुप डिस्कशन करते थे, अब वो सब को छोड़कर 1 सेकंड के अंदर आंसर पा लेते हैं। या फिर कोई भी स्कूल का होमवर्क है, क्लास का होमवर्क है, या कोई भी एक्टिविटी है, जीवन का कोई भी काम है, खाना है, पीना है, ट्रैवलिंग है, फोटो है, ड्रेस है, कुछ भी चीज़ चेंज करना है तो तुरंत 1 सेकंड के अंदर एआई जनरेट करके हम लोग उस कार्य को बहुत आसानी से कर लेते हैं, जिससे अपना खुद का जो ब्रेन है वो कम हम यूज़ करते हैं और आर्टिफिशियल ब्रेन पे ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं। इससे भी हम नॉर्मल से एबनॉर्मल बिहेवियर होने लगता है। हमारा खुद का जो जो शक्ति था वो तो कम होने लगता है। हमको पता है कि एक बार हम चैट जीपीटी करेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा, तो अपना क्या ब्रेन यूज़ करना। जब हम किसी चीज़ को यूज़ ही नहीं करेंगे तो वो रखे रखे तो ख़राब होने ही लगेगा। तो ऐसे हमारा ब्रेन भी रखे रखे ख़राब होने लगता है, उसका यूज़ ही नहीं करते हैं। तो चैट जीपीटी या फिर और भी कोई भी एआई है वो ख़राब चीज़ नहीं है, उससे हम लोग बस सिर्फ थोड़ा सा हेल्प लेना चाहिए, ना कि फुली डिपेंडेंट होना चाहिए। तीसरा जो इसमें है वो है कि आजकल जो है थोड़ा थोड़ा बात पे दो कंट्री के बीच में लड़ाई होने लगता है। ऐसा लड़ाई होने से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाती है। महंगाई बढ़ने से हम अपने चीज़ों को जो आसानी से पा सकते थे, खरीद सकते थे, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। मेहनत से हम जो होता है हमारा बहुत ज़्यादा मेहनत करने से शरीर भी कमज़ोर हो जाता है। फिजिकली अगर हम जब वीक होते हैं तो हम अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से नहीं बात कर सकते। मम्मी पापा जो तो अपने बच्चों को पूरा
पूरा समय नहीं दे पाता है, तुरंत सोने लगता है, नींद आने लगता है। जो समय परिवार को देते थे, जो हम अपने समाज में फ्रेंड्स को देते थे, अपने बाकी रिलेटिव्स के साथ हम हंस बोल लेते थे, तो वैसा नहीं होता है महंगाई के चलते। वहाँ तो दो देश के बीच में लड़ाई हुआ है, लेकिन इसका डायरेक्ट असर हमारे घर परिवार पर होता है। हम लोग पैसा कमाने के पीछे, महंगाई के चलते पैसा कमाने के पीछे अपने न बच्चे को समय दे पाते हैं, न माता पिता को समय दे पाते हैं, न घर परिवार रिश्तेदार को समय दे पाते हैं। और महंगाई के चलते हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जिससे हम फिजिकली भी डिस्टर्ब होते हैं और मेंटली भी डिस्टर्ब होते हैं। और इसका एक और जो 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 दो देश के बीच में जो झगड़ा होता है, इसका और भी कारण है। इससे महंगाई के साथ साथ जो होता है, जन और माल को भी काफ़ी हानि होती है। इससे हमारा अगर परिवार का लोग है उबिक गया है फौज में लड़ने, सेना पे लड़ने, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा जो होता है जान माल का हानि होता है, जिससे परिवार में जो होता है मानसिक अशांति आती है। फिर ये जो बिहेवियर है नॉर्मल से एबनॉर्मलिटी की तरफ बढ़ता है। तो आप कमेंट करके बताइए, हमारे समाज में ज़्यादा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और एबनॉर्मलिटी पैटर्न देखने को मिलता है आपको, कि साइकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी ज़्यादा देखने को मिलता है, कि सोशियो इकोनॉमिकल एबनॉर्मलिटी बिहेवियर आपको देखने को मिलता है? कमेंट में करके बताएं। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ चैप्टर अच्छा लग रहा हो, पढ़ाया हुआ लेसन आप लोग से कुछ भी उससे आप लोगों को सीखने मिल रहा हो, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और बाकी साइकोलॉजी क्लासेस को फॉलो करिए।